ये रैप्चर हो जाती है। जो दो मेन रीज़न है तिब्बे यूनानी के अंदर, वो हॉटनेस है और ड्राइनेस है। जब भी चाहे इंटरनल बॉडी के अंदर हीट इंक्रीज़ होगी या फिर बाहर का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, तो ऑटोमेटिकली जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपके अपर आपके फेस के ऊपर, आपके हेड के ऊपर आती है। इस एरिया के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो जाती है। तो जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन इस एरिया के अंदर इंक्रीज़ होगी, प्रेशर इंक्रीज़ होगा, तो उसकी वजह से ये वेसल जो है वो रैप्चर हो जाती है। अच्छा, इसी तरह जब हमारे पास जो आउटसाइड हमारे पास मॉइस्चर कम होता है, जब हमारे पास नमी कम होती है, तो उसकी वजह से भी इंटरनल एरिया के अंदर हमारे पास ड्राइनेस ज़्यादा हो जाती है। ड्राइनेस की वजह से भी वो थोड़ा सा भी प्रेशर आता है तो जल्दी रैप्चर हो जाती है। अच्छा, तो फिर हकीम साहब क्या किया जाए? हम बचपन में देखते थे जब हमारे नाक में से खून आता था, नक्सीर फूटती थी या किसी छोटे बड़े बहन भाई की फूटती थी, तो पेरेंट्स फ़ौरन से पहले कहते थे ठंडे पानी के नीचे सर करो, और सर करके तो ऊपर से टैप खोल देना और पानी जो ठंडा पानी ताकि आपके सर में जाए। तो क्या यही बेहतरीन तरीका है या ये नुकसानदेह साबित हो सकता है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अब आके मेडिकली वो कहते हैं कि ये नहीं करनी चाहिए आपको। अब देखिए, क्योंकि हमने बताया कि इसके अंदर वेसल जो है वो रैप्चर्स हो गई हैं, तो इसके अंदर 2-3 तरीके यही हैं कि हमने इसके अंदर, क्योंकि ये वेजो डायलेशन की वजह से हुआ है, हमने वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करना है, सुकेड़ना है। और सुकेड़ हमेशा ठंडी चीज़ों की वजह से होता है। तो ये जो हमारे पास रेमेडी इस्तेमाल होती है कि बर्फ़ का इस्तेमाल किया जाता है या ठंडे पानी का इस्तेमाल किया जाता है, वो इसीलिए किया जाता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले जो काम करने वाला है कि आपने सीधा बिठाएं बच्चे को, लिटाएं नहीं, और उसको आगे की तरफ टिल्ट कर दें। ठीक है, जब आगे की तरफ टिल्ट करेंगे, साथ उसको प्रेशर अप्लाई करेंगे। जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन थोड़ी सी कम होगी ऑटोमेटिकली। और ये 1 से 2 मिनट के लिए नहीं करना, कम से कम 10 मिनट तक आप बच्चे को नाक को जो है वो बंद करके रखेंगे और उसको कहेंगे कि वो मुंह के जरिए सांस लेता रहे, ताकि उससे ब्रीथिंग के अंदर भी किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। और इसे बार बार इसे छोड़ना भी नहीं है कि चेक करेंगे ब्लड रुक गया कि नहीं रुका। एटलीस्ट 5 to 10 पिंच करके रखें। और फिर जो आपने ठंडे पानी का इस्तेमाल बताया, ठंडे पानी का इस्तेमाल है ज़्यादातर हम उसके फॉरहेड के ऊपर, पेशानी के ऊपर अप्लाई किया जाता है या बैक साइड। ठीक है, क्योंकि हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हमारा ब्रेन का जो बैक वाला पार्ट है, मिडोला ऑब्लोंगेटा, वो कंट्रोल कर रहा होता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा होता है। जब इस एरिया को आप ठंडा करते हैं, इवन कि ये भी कहा जाता है कि क्लाई के ऊपर भी अगर आप ठंडा पानी डालते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे आर्टरीज जो नर्व्स हम चेक करते हैं, रेडियल आर्टरी यहाँ पे बड़ी सुपरफिशियल होती है, उसके ऊपर ठंडा पानी डालते हैं तो उसका इम्पैक्ट भी जो है इस एरिया के अंदर आता है, जिसकी वजह से वेसल्स दोबारा कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी और फिर वो प्रेशर कम हो जाए। तो हसीब साहब, जिस तरह आपने बताया कि लिटाना नहीं है ताकि वो ब्लड जो है आपके बॉडी के अंदर या दिमाग में ना चला जाए, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत लिटाना नहीं है, बल्कि पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट। ब्लड आ रहा है तो उसको आने दें, लेकिन उस बॉडी के टेम्परेचर को कम किया जाए। हम आगे की तरफ वो करेंगे ताकि निकलना भी है तो आगे की तरफ निकल जाए। पीछे अगर वो खुदा ना खासा चला जाता है तो वो आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर, आपके लंग्स के अंदर जा सकता है। इसी तरह इसोफेगस के जरिए आपके स्टमक के अंदर जा सकता है, फिर वो ब्लॉकिंग, चॉकिंग हो सकती है, वो ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा हकीम साहब, रात को सोते वक्त समटाइम बच्चों को जब उठते हैं सुबह तो उनके नाक के अंदर ब्लड जमा हुआ होता है, या फिर वो रेशे के साथ जो नाक जब साफ़ करवाते हैं तो वो बाहर आता है, तो क्या वो भी नक्सीर फूटने की एक किस्म हो सकती है? वो रात में सोते में कहीं आपकी फूटी है और आपकी बॉडी के अंदर या आपके नाक के अंदर ही वो स्टक हो गया है, जम गया है, उस सूरत में क्या करना चाहिए? और बच्चों को ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ दी जाएँ जो कि उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी नॉर्मल रखें, उनको हाइड्रेट रखें, ताकि ये खुश्की और ये हो ही ना पाए, ना इसकी वजह से नक्सीर फूटे? अब इसके जैसे आपने कहा कि ये जो प्रॉब्लम है, जब भी हमारे पास ब्लीडिंग होती है उसी की वजह से हमारे पास जब भी फ्रेश ब्लड आ रहा है, रेडनेस आ रही है, वो फ्रेश ब्लड की इंडिकेशन होती है। मतलब रात में किसी जगह कोई बारीक कोई एक कैपिलरी रैप्चर हुई, फिर वहीं पे क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम है, वहीं पे प्लेटलेट आ जाते हैं, कोगुलेशन स्टार्ट हो जाती है, क्लॉटिंग बन जाती है। तो ऐसे बच्चे जिनके अंदर ये टेंडेंसी ज़्यादा पाई जाती है, उन्हें ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अब बहुत सारी चीज़ें हम घर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत इफेक्टिव रिजल्ट है। जिस तरह मैंने बताया, ज़्यादातर या हॉटनेस की वजह से है या ड्राइनेस की वजह से। कोई भी लुब्रिकेंट आप घर के अंदर इस्तेमाल करें तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है। ऐसी चीज़ें जिनके अंदर विटामिन सी वाफिर मिकदार के अंदर मौजूद है, विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसी ग़िज़ाएँ जिनके अंदर विटामिन सी, विटामिन के, मैग्नीशियम, पोटाशियम मौजूद है, जो कि ब्लड प्रेशर को कम करेगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास, तो हमने बताया कि ब्लीडिंग जब हो रही है आगे की तरफ लिटाएँ। उसके अलावा जो है हमने कहा कि इसके अंदर अनार का जो जूस है उसके अंदर विटामिन सी, विटामिन के वाफिर मिकदार के अंदर मौजूद है। आंवला बहुत ही कॉमन रेमेडी है, ठीक है। अगर हम इसे आयुर्वेदिक के अंदर या फिर तिब्बे यूनानी के अंदर देखते हैं, इसके अंदर विटामिन सी है। फ्रेश आंवला ले सकते हैं, आंवले का जूस ले सकते हैं, मुरब्बा आंवला उन लोगों को खिलाया जा सकता है। उसके अलावा इसी तरह जो चीज़ें ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं, सुकेड़ती हैं, उसके अंदर फटकड़ी का बहुत अहम रोल है, ठीक है। अगर मौके के ऊपर ब्लीडिंग हो रही है, घर के अंदर फटकड़ी मौजूद है, थोड़ी सी फटकड़ी लेकर उसके अंदर डिप करें और कॉटन स्वैब लेके कॉटन बड जो है वो नाक के अंदर लगा दें, उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आ जाता है।
इसी तरह जो लीमू है, ठीक है, लीमू का जूस निकाल के उसका भी थोड़ा सा कॉटन बड के अंदर स्वैप करके वो नाक के अंदर डाल दो, उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आ जाता है। जिन बच्चों को रात को होती है, कोशिश करें रात को उनका जो नोज़ल, ये जो नॉस्ट्रिल्स है, उसे आपने मॉइस्चराइज से लुब्रिकेंट करना है। लुब्रिकेंट करने के लिए कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। घर के अंदर कॉमन मस्टर्ड ऑयल, जो सरसों का ऑयल है, उसे आप ईयरबड के ऊपर लगा के इनर एरिया को आप वेट कर दें, ठीक है। अच्छा हकीम साहब कहते हैं कि आप अपने नाक में और अपने बेली बटन के अंदर आप लाजमी ऑयल या मॉइस्चर लगाएं, वो आपकी पूरी बॉडी को अंदर से नरिश करता है, खुश्की नहीं होने देता। तो क्या ये मिथ है या सही हकीकत है, इसको करना सही रहेगा ताकि बच्चों के अंदर भी जो अंदर से वो नरिश हो सके? बिल्कुल, जहाँ कहीं पे भी हमारे पास कैपिलरीज, आर्टरीज सुपरफिशियल होती हैं, उस एरिया के अंदर जब आप देखें, हमारे पास जिस तरह हमारी ये स्किन है, ये सिर्फ हमारे पास ऐसा नहीं है कि बाहर से हमारे पास स्वेट ही निकल रहा है। अगर आप कोई परफ्यूम लगाते हैं, आप कोई भी आप डिओड्रेंट लगाते हैं, कुछ चीज़ें लगाते हैं, तो वो आपकी बॉडी का हिस्सा बन जाती हैं, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती हैं। इसी तरह जब आप कोई लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं, ऑयल इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगा। जब वो एब्जॉर्ब होगा, ऑटोमेटिकली वो भी जो है ना ड्राइनेस को कम करेगा और उसके अंदर मॉइस्चर लेवल को जब इंक्रीज़ करेगा। जिस तरह मैं बता रहा, मस्टर्ड ऑयल का लगाना, दैट इज़ वेरी इफेक्टिव। इसी तरह देसी घी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लोकली भी और इंटरनली भी। गर्मी के अंदर आप बच्चों को मक्खन खिलाएं, उससे भी जो है वो, क्योंकि वो लुब्रिकेंट के तौर पे काम करे, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है। पालक है, जैसे मैंने बताया कि जिन चीज़ों के अंदर विटामिन सी है, अनार के अंदर जो है विटामिन के मौजूद है, पालक के अंदर विटामिन के मौजूद है। इसी तरह बनाना, ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर, बड़ों के अंदर भी ये नक्सीर का मामला हो जाता है कि ऐसे लोग जिनका हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, उन्हें ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करवाएं जिनके अंदर पोटाशियम ज़्यादा है। जैसे हमारे पास कोकोनट, जो हमारे पास कोकोनट का जो वाटर है, नारियल का जो पानी है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट वाफिर मिकदार के अंदर मौजूद हैं। बच्चों को अगर डिहाइड्रेशन हो जाती है तो वो इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करेगा। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इनका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह। तो पानी का कम इस्तेमाल भी इसकी एक वजह बन सकता है, क्योंकि आपने बताया कि ड्राइनेस, तो बिल्कुल ऐसे ही है। जो लिक्विड्स हैं या जूसेस हैं या उसका पानी का सही इस्तेमाल, ये उसकी असर को कम कर सकता है। बिल्कुल, जैसे ही हमारे पास मैंने बताया, क्योंकि ये ज़्यादातर ड्राइनेस की वजह से हो रही है, तो इनटेक ऑफ लिक्विड प्रॉपर करें। एटलीस्ट जो अडल्ट हैं उनके अंदर 3 लीटर ऑफ वाटर जो है वो रिकमेंड किया जाता है। और जो बड़े हैं और बच्चे हैं उनको ज़्यादा, इसलिए हम ज़्यादा कहते हैं कि ज़्यादा ख्याल इसलिए रखना है क्योंकि जैसे हम तिब्बे यूनानी के अंदर कहते हैं, बच्चों के अंदर अभी उतनी जो ऑर्गन्स हैं वो डेवलप नहीं हुए, बूढ़ों के अंदर जो है वो कमज़ोरी हो गई है। अगर इसे मॉडर्न मेडिकल साइंस के अंदर कहें, हमने कहा कि हमारी बॉडी के अंदर बैरो रिसेप्टर्स होते हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को चेक कर रहे होते हैं। ऑटोमेटिकली फिर आपके बॉडी के जो ब्लड प्रेशर उसको कंट्रोल कर, जो बैरो रिसेप्टर्स हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, उनके हार्मोन्स कमज़ोर हो जाते हैं, तो उनको सेंसेशन जो है वीक होती है। इसलिए उनका कहा जाता है कि बच्चों का और बूढ़ों का आपने ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। ड्राइनेस का बता दिया कि इनटेक ऑफ लिक्विड ज़्यादा करें। उसके अलावा भी इसका कुछ फैक्टर्स आते हैं। अगर बार बार आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है, पहले आप एसी वाले कमरे के अंदर बैठे हैं, फ़ौरन से आप बाहर के अंदर जाएंगे, हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम मौजूद है। जैसे हम गर्मी में जाते हैं, हमारी वेसल जो है वो डायलेट होती हैं, ताकि वहाँ पे ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड का फ्लो इंक्रीज ज़्यादा हो, स्वेटिंग होगी, फिर वो स्वेट जो है अवेपोरेट होगा, उसकी वजह से आपकी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट आएगा। जैसे ही आप ठंडे एरिया के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे आपकी वेसल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं, सुकड़ती हैं, ताकि जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो कम हो जाए। जब आप बार बार ठंडे से गर्म, गर्म से ठंडे के अंदर जाते हैं तो बॉडी कन्फ्यूज़ हो जाती है कि मैंने ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करना है या डायलेट करना है। तो कोशिश करें जब भी आप एकदम ठंडे एरिया से, एसी से बाहर जाते हैं, पहले थोड़ी देर फ़ैन वाले एरिया में नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर बैठें, फिर जाएँ, बार बार इसको करें। इसके अलावा जो नींद है उसका भी बहुत अहम रोल है। ऐसे बच्चे जिनकी नींद पूरी नहीं होती, कि हमारी तिब्बे फिलासफी के अंदर हम बात करते हैं, जैसे हम ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, हम तिब्बे यूनानी के अंदर कहते हैं असबाब सित्ता ज़रूरी है, 6 चीज़ें जो कि बहुत ज़रूरी हैं इंसान के लिए। उनमें से एक नींद है, नींद और बेदारी। अगर आप प्रॉपर नींद लेते हैं, ठीक है, जिस तरह हम बताते हैं कि मेलाटोनिन आपका सिक्रीट होता है, हम कहते हैं कि इसका हमारी जब आप रात को सोते हैं, मॉइस्चर जो है आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा पैदा होता है। ऐसे लोग जिनकी नींद पूरी नहीं होती, उनके अंदर ड्राइनेस ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। अगर बच्चे रात को देर तक मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी नींद पूरी नहीं है, तो उनके अंदर भी जो मॉइस्चर है वो कम हो जाएगा, ड्राइनेस ज़्यादा पैदा होगी। उन बच्चों के अंदर भी टेंडेंसी ज़्यादा है कि उनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर ज़्यादा हो। अच्छा हकीम साहब, मीठा बच्चे बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो कहते हैं कि चीनी की चीज़ों से, मीठी चीज़ों से बच्चों को दूर रखा जाए जिनके अंदर नक्सीर बहुत ज़्यादा फूटती है। दूसरा, गोश्त, रेड मीट जो होता है, कलेजी हो गई, बड़ा गोश्त हो गया, इससे भी परहेज़ करवाएं, गर्म चीज़ों से परहेज़ करवाएं। और आजकल तो आम का मौसम है तो बच्चे आम भी बड़े शौक से खाते हैं, तो सारी चीज़ें अगर गर्म खाना शुरू कर देंगे तो शायद ये भी एक बड़ी वजह बन जाएगी। तो क्या वाकई इन चीज़ों को अपनी लाइफ से स्किप कर देना चाहिए, जिनको हाई ब्लड प्रेशर का मसला हो या जिन बच्चों को ब्लड आता हो नाक से? देखिए, मॉडरेशन जो है, एतदाल पसंदी, वो ही बेहतरीन रहा है, ठीक है। आपको हर चीज़ खानी चाहिए लेकिन मुनासिब मिकदार के अंदर। ऐसे लोग जिनको ब्लीडिंग का प्रॉब्लम ज़्यादा है,
ठीक है, तो उनको ऑब्वियसली रेड मीट से अवॉइड करना चाहिए, स्पाइसी फूड से अवॉइड करना चाहिए, जंक फूड से, ख़ास तौर पर जो तली हुई चीज़ें हैं, समोसे, पकोड़े, भुना हुआ गोश्त, उससे अवॉइड करें चीज़ें। अब जिस आपने आम का जिक्र किया, तो आम के साथ साथ इस मौसम के अंदर आलू बुखारा और खुबानी जो है वो वाफिर मिकदार के अंदर मौजूद है, नींबू जो है वो वाफिर मिकदार के अंदर मौजूद है। ये जिसमें मैंने आपको जिक्र भी किया, आमला, आलू बुखारा, खुबानी, लीमू, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं, ठीक है। लोकली मतलब फिल भी असर करेंगी, और जिनको ब्लीडिंग का प्रॉब्लम रहता है उनको भी चाहिए कि अपनी डाइट के अंदर चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। सब्जियां जो कि ठंडी, अल्लाह का निज़ाम है, जिस मौसम में जो मौसम आता है उसी के लिहाज से वो चीज़ें पैदा होती हैं। इस मौसम के अंदर कद्दू, घिया, टिंडे, लूकी या फिर मिकदार के अंदर मौजूद हैं। दाल मूंग जो है, जिनको सीरियल्स पसंद हैं, दाल मूंग का बड़ा अच्छा रिजल्ट है कि दाल मूंग अगर वो खाएंगे पतली शोरबे वाली। गोश्त भी अगर खाना चाहें तो कोशिश करें शोरबे वाला इस्तेमाल करें वाफिर मिकदार के अंदर, और सब्जी गोश्त इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी जो है वो ठीक है। अच्छा हकीम साहब, आप बार बार विटामिन सी का जिक्र कर रहे हैं। कहा जाता है कि विटामिन सी ठंडी चीज़ों के साथ, या ठंडे पानी या बर्फ़ के अंदर या वो ना लें। अगर किसी ने आंवला फ्रीज़ कर रखा है, फ्रोज़न आंवला है, फ्रेश आंवला, उसका जूस बनाने से उसकी तासीर या उसके विटामिन सी उसके अंदर से ख़त्म तो नहीं हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन सही रहेगी। और फिर कहा जाता है कि विटामिन सी के लिए आप साथ में ब्लैक पेपर का इस्तेमाल कर लें ताकि वो एब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाए। तो क्या विटामिन सी अगर फ्रोज़न आपके पास फ्रेश है और फ्रोज़न है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, सही अफादियत देगा? बेहतर जो रिज़ल्ट आता है वो तो हमेशा आपके पास जो कि सीजनल चीज़ है, फ्रेश चीज़ है, उसी का सबसे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है, ठीक है। अभी हम जो है चीज़ों को फ्रीज़ करके इस्तेमाल कर लेते हैं, ये प्रिजर्वेशन का मेथड पुराना भी है। जैसे हमारे पास आम बनाए, ये चटनियाँ बनाई जाती हैं, अचार बनाया जाता है। अभी हम गोश्त को फ्रिज के अंदर रख लेते हैं, उससे पहले उसे ड्राई करके या फिर उसको बॉयल करके इस्तेमाल किया जाता था। मतलब चीज़ों को आप ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करने के लिए उसके अंदर ऐसे कोई प्रिजर्वेटिव डाल लेते हैं, क्योंकि ऐसा मेथड इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन जो बेहतर है, सबसे बेहतर यही है कि आप जो सीजनल चीज़ है दैट इज़ मोर इफेक्टिव, वो ज़्यादा अच्छा है। बहुत शुक्रिया।